हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 कार्य तथा ऊर्जा, जो हमारे एग्ज़ाम्स में आएगा। हम इसलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। इस चैप्टर को अपने सिर के ऊपर से बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि ये 11th 12th में भी आएगा। 10th में तो ये 100% आपके आएगा ही। और एक और बात, जो 9th का सिलेबस है वो 10th में ज़रूर आता है, इसलिए 9th क्लास को सीरियस होकर पढ़ें। सबसे पहले जो मानव होता है, हमारा व्यक्ति जो हमारा होता है, वो अपने दिन में बहुत सारे कार्य करता है, जैसे भोजन करना, खेलना, कूदना, खाना आदि बहुत सारे कार्य करता है। लेकिन अगर इन्हीं कार्यों को वो अपने तेज़ी से करता है तो वो थक जाता है, और धीरे से करता है तो वो देरी से थकता है, शीघ्र ही नहीं थकता। और कार्य की माप हम कैसे लगाते हैं? लगाए गए बल की गुणा कर देते हैं और बल की विस्थापन की गुणा कर देते हैं। उनके जो गुणनफल होते हैं वो ही हमारे कार्य होते हैं। अब सेकंड में बोला गया है कि कार्य को हमको डिफाइन करा हुआ है, ये इतना कार्य हमारा डिफाइन करा हुआ है कि कार्य हमारा क्या कहलाता है। तो इसमें बताया हुआ है, सामान्यतः जीवन में हम कार्य शब्द को बहुत ही प्रयोग करते हैं कि इसने ये कार्य करा, इसने ये कार्य करा। लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि में कार्य की परिभाषा काफ़ी भिन्न है। उनकी दृष्टि से हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारा कार्य थोड़ी ना होता है। इसमें हमारा होता है कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। मतलब कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, जब जाके अपने जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको टैग कर पाते हैं, उनमें नंबर ला पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि से वो कोई कार्य नहीं होता। हम दिन भर सोते रहते हैं, हम दिन भर खाते रहते हैं, हम दिन भर बोलते रहते हैं, ये कोई कार्य नहीं है। ये उदाहरण दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पनाएं क्या होती हैं तो देख लेते हैं। कार्य के लिए दो स्थितियों का होना आवश्यक है। नंबर फर्स्ट, वस्तु पर, यह एक हमारी वस्तु है, इस पर बल लगाया जाता है और इसको विस्थापित यहाँ से यहाँ लाया जाता है, इसको विस्थापित किया जाता है। पहला बल लगाया जाता है और दूसरा इसको विस्थापित किया जाता है। फिर इसमें आ जाइए, बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, लेकिन कार्य हमारी एक अदिश राशि है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो पॉइंट तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या मैंने आपको ये बता दिया है। प्लस इक्वल प्लस हमारे प्लस होता है, लेकिन इसमें हमारा माइनस बोला हुआ है। तो ये किस तरीके से बोला हुआ है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसमें है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। इसमें जो हमारा वर्क है उसका फॉर्मूला ही हमको बस दिया हुआ है। बल का फॉर्मूला होता है हमारा F/S, बल डिवाइडेड बाय वो मल्टीप्लाई बाय बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। और विस्थापन हमारे बल की दिशा में ही होता है, ये नहीं है बल लगाया इधर और वस्तु विस्थापित कर दिया इधर, तो ये कोई कार्य हमारा नहीं होता। ये कार्य का व्यापक सूत्र, इसमें कॉस्ट की वैल्यू रख देनी है, मतलब कॉस्ट की वैल्यू निकालना है थीटा की वैल्यू रखकर। अब जब विशेष स्थितियाँ, इस विशेष स्थितियाँ में ये है कि हमारे दो कंडीशंस का होना आवश्यक है। जो वैज्ञानिक संकल्पना है उनमें दो कंडीशनों का होना ज़रूरी है। लेकिन थर्ड कंडीशन होती है हमारी, कार्य कौन से एंगल में हो रहा है। यदि बल विस्थापन के लंबवत है तो हमारी जो कॉस्ट होगी उसकी वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब कि अगर वो सीधे रखा हुआ है, कूली का वर्ग जैसे कि इसमें दिया हुआ है चित्र में, ठीक है, कूली ले रखा है तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, देखो ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो इसकी जो कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसमें जब थीटा जब हमने 90 लेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू हमारी 0 होगी, और 0 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा सारा इक्वेशन जो निकल के आएगी वो 0 आएगी। सेकेंड कंडीशन में, यदि बल विस्थापन की दिशा में हो, जो बल है हमारा वो विस्थापन की दिशा में हो, जहाँ हम बल लगा रहे हैं वहीं वो विस्थापन वाली दिशा में हो, तो हमारी कॉस्ट लेते हैं हम 0, सॉरी थीटा हम लेते हैं 0, और जो कॉस्ट होती है ना 0 की कॉस्ट की वैल्यू हमारी 1 आती है, ठीक है। थर्ड में लेते हैं, इसमें हम लेते हैं अगर हमारा जो कार्य है वो शून्य हो, तो शून्य मतलब कि 0 हो। जब 0 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, यदि बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो कितना होगा हमारा, 180, मतलब कि 180 डिग्री होगी। तो 180 डिग्री अगर जब हमारा जो एंगल होता है वो इतना, जो ये एंगल होता है हमारा वो होता है 18 डिग्री का, ठीक है।
अब इसके हम जब इसमें माइनस में लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, तो इसमें होगा हमारा -1, ठीक है। बस ये आपको 4 कंडीशन ही याद रखनी है। नंबर फर्स्ट, जब हम कॉस थीटा की वैल्यू 90 लेंगे तो हमारी कॉस्ट 0 निकल के आएगी। सेकंड, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारी कॉस्ट 1 निकल के आएगी, ओनली 1 निकल कर आएगी। और नंबर थर्ड, अगर हमारा वर्क डन ही हमारा किया गया कार्य ही 0 होगा तो वैल्यू 0 निकल कर आएगी। और नंबर फोर्थ, अगर हमारी जो थीटा है उसकी वैल्यू 180 होगी तो हमारे कॉस्ट -1 आएगा, ठीक है। अब कार्य के प्रकार, ये कॉस्ट की वैल्यू इसके ऊपर ही होते हैं। कार्य के प्रकार देख लीजिए, अगर हमारा 90 डिग्री के अंदर कार्य किया गया है तो वो धनात्मक होगा, और अगर हमारा 180 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में कार्य किया गया है तो वो हमारा ऋणात्मक होगा। इसमें 0 से 90 डिग्री का होगा तो धनात्मक, और 90 से 180 के बीच में होगा तो ऋणात्मक। कार्य का व्यापक सूत्र जो मैंने आपको बता दिया है। अब कार्य, जैसे कि हम किलोग्राम को जो हमारा वेट होता है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी जो SI यूनिट है वो हमारी जूल है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये सब आपके NCERT कॉर्नर्स हैं जिनको आप स्वयं करें, खुद करें, ठीक है। अब बता देते हैं आपको ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अब मनुष्य को ही ले लो, जब तक मनुष्य कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं आएगी। और जब कार्य करने की क्षमता नहीं आएगी तो वो मतलब कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। नहीं आएगी तो वो कार्य ही नहीं कर पाएगा। जो शक्ति मिलती है ना उसे, वही हमारी ऊर्जा कहलाती है। जो भोजन से प्राप्त होती है शक्ति, वही हमारी ऊर्जा कहलाती है। फिर ऊर्जा के रूप देख लेते हैं हम। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण संचालित होती है। प्रेस सबके घर, हाँ, चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग। अब जब देखो चाबी भरी होती है, इसमें इस तरीके से ताले में चाबी भरते हैं, इस तरीके से भरते हैं ना, ताले को लगा देते हैं, इस तरीके से ताले को लगा देते हैं, इस ताले को खोलते, तो वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। अब रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? जैसे कि किसी हम एनर्जी ड्रिंक को पी लेते हैं और उसके से हमको कार्य करने की शक्ति जो मिलती है उसे ही हम रासायनिक ऊर्जा कह लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे कि हाँ, इसमें डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या होता है, जब गाड़ियों में डल जाते हैं तो गाड़ी बहुत तेज़ी से स्पीड से चलने लगती है। सेकेंड है ऊष्मीय ऊर्जा। जब विंटर्स आ रही है, ठंड बहुत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, भाई आँच जला लो, हमें गर्मी लानी है अपने शरीर में, तो आँच जलाते हैं और आँच को क्या करते हैं, आँच को सेकते हैं, आँच पर सेकते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं अपनी ऊष्मीय ऊर्जा। उनसे ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर को ऊष्मा लगती है। प्रकाशित ऊर्जा, वह ऊर्जा जो हम वस्तु देखने में सहायता करते हैं। जो वह ऊर्जा, जैसे लाइट्स हो गई, हमारी LED लाइट्स हो गई, वो क्या करती हैं, वस्तु को देखने में हमारी हेल्प करती हैं, पढ़ने में हमारी हेल्प करती हैं। बिना लाइट के हम नहीं पढ़ सकते। और जो वैद्युत ऊर्जा हो गई, भाई अब ठंड आ रही है ना, इसका ये भी उदाहरण है, ठंड आ रही है। अब जैसे कि हम वैद्युत सेल है, रिमोट में डाल लेते हैं, पट 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 चलने लगता है। किसी में डाल लेते हैं, हमारे वो आती हैं रिमोट कार्ड्स आती है, उनमें रिमोट में सेल डाल लेते हैं, रिमोट कार्ड कितनी फास्टली चलती हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? यार ये तो सुना ही नहीं था ना, मैं तो पहली बार ही सुन रहे हैं, सभी के मन में यही आ जाता है। पर आपने केमिस्ट्री तो ज़रूर पढ़ी होगी, 4th चैप्टर उसका ज़रूर पढ़ा होगा, उसमें आपने नाभिक देखा होगा। जब इलेक्ट्रॉन माइनस एक दूसरे से अट्रैक्टिव होते हैं, एक दूसरे को से परस्पर मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसी को ही हम, वही ऊर्जा हमारी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा, सूरज से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है, जैसे कि विटामिन D सूरज से प्राप्त होती है। ध्वनि ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके कारण हम ध्वनि या आवाज़ का आभास करते हैं, जिसके कारण हम सुन सकते हैं। ये जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, कानों को फाड़ ले जाते हैं, जिनके कारण हम आवाज़ को सुन लेते हैं। बेस पसंद होता है बहुत लोगों को, तो उनकी ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सन है। सन के बारे में डिफाइन करा हुआ है, इसे पढ़ने को ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब कि अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है इसके पेपर में आने के लिए, ठीक है। गतिज ऊर्जा, प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब कि जब वो गति करती है, तो इसके अंदर क्या आएगी, एक ऊष्मा आएगी, उसी को ही हम अपनी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जिसके बहते हुए जल की ऊर्जा, देखिए जब समुद्र में जल आता है तो वो किस कारण आता है, पहले तो वो ऐसे होगा और फिर ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, जो कि
पहले तो वो नीचे नीचे ही होगा और फिर ऊपर से आएगा। ऊपर से ही तो ये आता है एक साथ, जो भूकंप जिसे बोल, समुद्र में जो भूकंप सा आता है वही होता है। हमारे गतिज ऊर्जा में वही उदाहरण है। और इसमें होता है बंदूक से चलाई गई गोली, जब हम चलाते तो वो गोली हमको दिखती है, लेकिन वहाँ पे जाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड की हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए हमें इस क्रियाकलाप को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, इसमें हम मेन पॉइंट बस हमारा यही है, इतना इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है के 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान बाय वेग का स्क्वायर वर्ग। ठीक है, ये NCERT कॉर्नर्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति, अब हम पढ़ते हैं अपनी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। हमें अभी गतिज पढ़ी, हम स्थितिज बोलेंगे। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, जब उसकी अवस्था और स्थिति आकार में परिवर्तन होता है तो उसमें ऊर्जा आती है, उसी ऊर्जा को हम अपनी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि चाबी भरने में संचलित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कामिनी ऊर्जा, ये आदि। ठीक है, ये आपकी कार्यकलाप है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ये देखिए मैं बता देती हूँ आपको इधर ही। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स हमारा होता है, अगर हम सपोज करें जैसे जीना होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, अगर किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर ले जाएं तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटी हमारी वर्क बहुत लेट करती है। वो ग्रेविटी हमारी नीचे के लिए वर्क करती है, ऊपर के लिए तो नहीं करती। इसलिए हम अपनी जीने की सीढ़ियों से चढ़ते वक्त भी हम अपने को थकावट से महसूस करते हैं, लेकिन अब जब ऊपर से करते हैं तो बहुत कम से करते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा, गतिज स्थायी ऊर्जा की माप, ये सब इसका माप देख लीजिए mgh। ये याद करने की चीज़ है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। क्या ऊर्जा विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तित होती रहती है? जो ऊर्जा है हमारी वो विभिन्न रूप में परिवर्तन होती रहती है, लेकिन किसी रूप से किसी रूप में जा सकती है। हाँ, बिल्कुल जा सकती है। इसके जो इसमें मैम आपकी जब पूछेंगी ना तो बस ये देख लीजिए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। जो होता है ना, हमारे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, इसी में बता देती हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम कुछ नहीं है, बस यही है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तन की जाती है। ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तन होना ही रूपांतरण कहलाता है। जैसे कि ये मैं सरल पढ़ाऊँगी आपको बिजली के पंखे का पढ़ाती हूँ। जब बिजली के पंखे की धारा प्रवाहित की जाती है तो पंखा घूमने लगता है। इसी क्रिया में वैद्युत क्रिया यांत्रिक में रूपांतरण हो जाती है। जब लाइट्स ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। जब घूमते हैं तो क्या होता है, वो यांत्रिक में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि ये लाइट स्पीकर, इसमें वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम मैंने आपको ही बताया था ना। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप तक ही करी जा सकती है। अर्थात ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियंत्रित रहता है, मतलब कि यही है संपूर्ण का। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ये सब आपके, अब अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ये देख लीजिए, कार्य करने की दर, हर व्यक्ति में कार्य करने की दर समान नहीं होती, ये लिख रहा। किसी कर्ता के कार्य करने की क्षम दर शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। बस ये वाला पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ये रहा। इकाई समय में किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य उसकी समर्थन के समान होता है। समर्थक के मात्रक यूनिट्स ऑफ पावर, ये जो वाट है, यदि कोई कर्ता 1 सेकंड में 1 जूल्स कार्य करे तो उस कर्ता की सामर्थ्य या शक्ति 1 वाट होती है। ठीक है, मतलब कि जो उसकी शक्ति होती है ना, वो वाट पर निर्भर करती है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारा वाट कहलाता है। बस देख लीजिए, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो जो सारांश है ये चैप्टर्स का होता है, इसमें जो मैंने आपको बताई दिया, ये सारांश हमारा वही है।
कुछ है ऐसा जो आपको नहीं आता हो तो वो कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।